ये भी पास पेपर का सवाल है। आई कैप की बुक के हिसाब से ये बन गया 32 क्वेश्चन, और ये जब हम पास पेपर करेंगे डिस्कस तो ये आपको जी ठीक है। चलिए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टेक्सला लिमिटेड एज ऑन 30 जून। ये सबसे तो इधर जरा खामोशी, ये सिर्फ एक वजह से पेपर में सवाल मशहूर हुआ, और आई कैप ने ना बहुत ही कमाल चीज को पकड़ा कि जो कभी सोच में भी नहीं था, फिर सवाल में कवर हुआ। हमें प्रॉफिट ना गिवन होना, हमारा फौरन मकसद होता है रिटेन अर्निंग का लेजर बनाना। अब इसमें जिस बंदे ने रिटेन अर्निंग का लेजर बनाया वो मान, वजह क्योंकि रिटेन अर्निंग में इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी आता, और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर से मिलता है। और उसने जजमेंट में क्या था, देखें आपके पास पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा था 200, हो गया 215, कुछ चेंज तो आ रहा है, कुछ चेंज आ रहा है, इस चेंज को कवर करना था। तो वैसे तो कैश फ्लो के सवाल के अंदर कभी कोई बंदा फेल नहीं होता, पासिव मार्क्स हर बंदा ही ले जाता, मैक्सिमम नंबर फिर किसी किसी के आते हैं। लिखा हुआ है पीपी आपको गिवन है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, प्रीपेमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश एंड बैंक बैलेंस, शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन, पेबल, करंट पोर्शन ऑफ लोन। वो तो हम ऊपर वाले लोन के साथ ही इकट्ठा करके अकाउंट बना देंगे। अब क्वेश्चन आ गया यहां पर, और ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा एंट्रीज के साथ। Equipment having fair value 240 million was acquired by issuing 2 million shares. अब एक शेयर की वैल्यू पता कितनी है? 100। आपने 200 मिलियन शेयर देके एक इक्विपमेंट खरीद लिया जिसकी वैल्यू 240 मिलियन थी। क्या आपने कैश दिया या शेयर दिए? तो फिर कैश फ्लो कहां हुआ? अब देखिए, अगर आप इसकी एंट्री पास करते हो तो ये एंट्री पास होगी पीपीई डेबिट 240 मिलियन से, शेयर कैपिटल क्रेडिट 200 से। ये तो हमें पता है ना, 2 मिलियन शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो बाकी जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो किसके होंगे? पीपीई डेबिट 240 मिलियन। अब एंट्री हमेशा अकाउंट्स में तो लाजमी जाती है, किस किस के अकाउंट में जाएगी? एक पीपी के लेजर में, एक शेयर कैपिटल के लेजर में, क्योंकि प्रीमियम और कैपिटल का लेजर हम इकट्ठा बनाते हैं, अलग अलग भी बना सकते हो। तो ये लेजर में जाएगी, लेकिन इसमें से कैश फ्लो नजर नहीं आ रहा। आगे देखते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन कैरिड आउट 30 जून 2020, एंड पे है या स्टार्ट में है? एंड पे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज इंक्रीज्ड बाय 80 मिलियन। कमाल की एंट्री है ये, 80 मिलियन से आपका एसेट पहले से बढ़ गया। अब सुनिए, सरप्लस आ गया, हम फौरन देखते हैं कि क्या पहले कोई लॉस तो नहीं पड़ा। ऐसे सोचते हैं ना, जब हमें सरप्लस आता है तो सबसे पहले क्या बात सोचते हैं, क्या पहले कोई लॉस तो नहीं पड़ा? अगर लॉस पड़ा है तो पहले उसको लिखते हैं, फिर सरप्लस लिखते हैं। अब जरा देखिए आगे, 80 मिलियन से आपका एसेट बढ़ गया, आउट ऑफ विच 35 मिलियन क्रेडिटेड टू एसपीएल। मतलब पहले 35 मिलियन लॉस पड़ा हुआ था, पहले उसको क्रेडिट करना है, फिर अगर कुछ बचेगा तो सरप्लस क्रेडिट करना है। अगर इसकी एंट्री पास करोगे तो पीपीई डेबिट 80 मिलियन से, जितने से एसेट कम या ज्यादा हुआ, सारा सरप्लस लिखते होते हैं अगर लॉस ना होता तो, लेकिन जितना लॉस पड़ा हुआ है पहले लॉस क्रेडिट करेंगे, कितने से? फिर रीवैल्यूएशन कितने से? अब ये बात तो कंफर्म है, पहले सरप्लस या लॉस अवेलेबल है पहले, क्योंकि सरप्लस के कॉलम में पहले सरप्लस पड़ा हुआ है। इसका मतलब है अगर साल के शुरू में सरप्लस आ रहा है तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन पे कोई चक्कर हो सकता है, अनटिल एंड अनलेस कि वो सरप्लस लैंड का ना पड़ा हो, क्योंकि लैंड की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं। आगे बढ़ते हैं।
ये तो एंट्रीज का पता चल गया। ये एंट्रीज किस किस लेजर में जाएंगी, लेजर खुद लिखे हुए हैं, पीपी के लेजर में जाएगी। एसपीएल का लेजर नहीं होता, वो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस है। आगे, ड्यूरिंग द ईयर फुली डेप्रिशिएटेड आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्टिंग 36 million वर सोल्ड फॉर ₹8 million। कहता है एक फुली डेप्रिशिएटेड एसेट था जिसकी कॉस्ट थी 36 million, हमने उसको बेच दिया, आउट ऑफ विच 3 million इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। 3 million स्टिल लेना है। ये किस में होगा, अदर रिसीवेबल के अंदर, और होगा नॉन करंट एसेट का, और नॉन करंट एसेट का रिसीवेबल हम नहीं लेते। डेप्रिसिएशन उसने खुद दे दी। डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 280 million। आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड 180 million। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एडिशन दे दिया। अप्लाइज कॉस्ट मॉडल, लॉ भी, इसकी भी डेप्रिसिएशन होगी। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे हो ना तो इसकी भी डेप्रिसिएशन, समझो कि अब ये IAS 16 बन गया। सब कुछ वैसे करना है जैसे पीपीई का करते हैं। फाइनेंशियल चार्जेस 45 million है इस साल के, और अदर पेएबल के अंदर शामिल है 12 million क्लोजिंग में और 17 million। इसका मतलब है जब अदर पेएबल का डिफरेंस लोगे ना तो इनको अलग कर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग 35 million रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश। इसका मतलब पता क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश क्या होता है, कैश लेस देन 3 months। और पिछले साल क्या था, इसका मतलब है 35 और 20 ये इन्वेस्टमेंट चली जाएगी कैश एंड, और बाकी की इन्वेस्टमेंट किधर चली जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के। इन्वेस्टमेंट इनकम फॉर द ईयर अमाउंटिंग 6 million ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से रिवर्स कर देंगे और इसको भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जाकर लिख देंगे। सवाल हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इस सवाल के अंदर अगर किसी ने धोखा खाया था तो वो था कि हर किसी ने रिटेन अर्निंग का लेजर बनाया था जिसकी वजह से वो धोखा खा गए, और ये धोखा हर कोई खा सकता है। ये धोखा से वो बंदा बच सकता है जिस पर अल्लाह ताला की खास रहमत हो। अदरवाइज वहां पर पेपर पे बैठ के बंदे का दिल करता है बस सवाल पूरा। तो पहले वर्किंग नंबर 1 रीवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर। हाँ जी, कितना ब्रॉड ऑन है रीवैल्यूएशन सरप्लस का, 200। कैरी ऑन कितना है, 250। अब साल भर की एंट्रीज के अंदर जितना सरप्लस डेबिट या क्रेडिट हुआ है वो लिखो। एक यहां पर ये आपके पास एंट्रीज पड़ी हुई हैं, ये नजर आ रहा है सरप्लस आपका क्रेडिट हो रहा है 45 से, 80 से नहीं, पीपीई के नाम से सरप्लस क्रेडिट हो रहा है 40, क्लोज करेंगे। अगर सरप्लस डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब है इसकी एंट्री पास होती है सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। सरप्लस डेबिट होने का एक ही वजह है, या एक्सेस डेप्रिसिएशन या वो जो एसेट बेच दे, बट हमेशा एंट्री एक ही होती है उसकी। सरप्लस जब भी डेबिट होता है, दो सूरतों में वैसे, एक वो लॉस आ जाए तो डेबिट हो जाता है, या फिर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन में होता है। तो लॉस तो आया नहीं, इधर भी 245, इधर भी 245, रिटेन अर्निंग 30, ये एंट्री क्या पास होगी भला पता है, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अब बना दो रिटेन अर्निंग का लेजर। अब आपके पास रिटेन अर्निंग के सारे इंग्रेडिएंट कंप्लीट हो। वर्किंग नंबर 2 मैं एंड पे ही आपको बता दूंगा, लेकिन पेपर में पहले पेज के ऊपर या 1.5-2 पेज के ऊपर आंसर क्वेश्चन, फिर साथ अगले पेज पेपर। रिटेन अर्निंग का लेजर बनाते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको ब्रॉड ऑन है 90, कैरिड ऑन है 260। 90 260। फिर सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट किस नाम से आएगा, रीवैल्यूएशन।
वर्किंग नंबर 1 30। क्या और कोई चीज गिवन है इसकी? कुछ भी नहीं है, तो आपके पास जो बैलेंस फिगर आएगी वो प्रॉफिट ऑफ कितना 1। अगर टैक्स गिवन है तो इसमें ऐड कर दो, अगर टैक्स गिवन नहीं है तो यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और हमने सवाल पढ़ा तो कोई टैक्स का जिक्र नहीं, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। डेप्रिसिएशन सवाल के अंदर ही गिवन है। अब आप ऐसा करो कि पीपीई का लेजर बनाओ और ये चेक करो कि आपने कोई एसेट बेचा है या खरीदा है। वर्किंग नंबर 3, बताओ जरा ब्रॉड कितने हैं? 1200। कैरी ऑन कितने? 1500। 1619। आपने जो एसेट पीपी डेबिट हो रहा है दो वजह से, एक शेयर कैपिटल 240, एक रीवैल्यूएशन की वजह से 80, क्योंकि एसेट तो 80 से डेबिट हुआ है ना, डेप्रिसिएशन से 2, आपका पीपी डेबिट साइड पर आ रहा है या क्रेडिट साइड पे? एक एसेट बेचा भी तो है, वो फुली डेप्रिशिएटेड एसेट था, तो उसकी अगर बुक वैल्यू आएगी तो यहां पर 0 आएगी। उसने जानबूझ के आपको धोखा दिया है, उसने कहा है कि उसकी कॉस्ट दे दिया कि किसी ना किसी तरीके से ये कॉस्ट यहां पे लिख ले। उसने कहा कि एक फुली डेप्रिशिएटेड एसेट है जिसको आपने बेचा कितने का, तो गेन या लॉस कितना बोला? 8 मिलियन का गेन है, क्योंकि फुली डेप्रिशिएटेड एसेट आपने बेचा है। तो कैश कितना आ गया? 388। सवाल तो हमारा शुरू हो चुका है, अब तो बस लेजर ही रहते हैं। मैं ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर बनाने लगा हूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी है कॉस्ट मॉडल पे, तो उसकी डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ब्रॉड बता दें 120 कैरिड ऑन। उसने खुद कहा है कि आपका 180 से एडिशन हुआ है। आपको यकीन नहीं आता तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लें, ये 180 मिलियन से आपका एसेट पीपीई बढ़ गया है, तो जो डिफरेंस आएगा वो इसकी सवाल हमारा स्टार्ट हो गया। इसमें मुमकिन गलतियां क्या थी? एक रिटेन अर्निंग का डायरेक्ट लेजर बनाना था, एक गलती। दूसरी गलती मैं अभी सवाल के अंदर बताऊंगा। अच्छा, आपने फॉर्मेट याद रखना है, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं। पीबीटी कितना है? वर्किंग नंबर 2 एडजस्टमेंट। हाँ जी, 2 डेप्रिसिएशन है। एक डेप्रिसिएशन कितनी गिवन है? और 10 आई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, 290 आ गई पीपीई की, वो गिवन है, और 10 आ गई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, क्योंकि वो भी कॉस्ट मॉडल पे है। 300 गेन और डिस्पोजल पूरा 8 से माइनस होगा। आपने ये नहीं कहना जो रिसीव या पेमेंट है वो बाद में बात होगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। फिर आ गया रीवैल्यूएशन लॉस रिवर्स। कितने से रिवर्स हुआ था लॉस? 35 से रिवर्स हो गया था, तो ये इनकम बन गई थी। रीवैल्यूएशन लॉस सरप्लस नहीं आता इधर, सरप्लस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं होता, वो तो ओसीआई का हिस्सा होता है। ये सिर्फ एसपीएल के एलिमेंट्स होते हैं जो उसने खुद कहा क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ये उसके अंदर इनकम के तौर पर लिखा हुआ है। इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड पे गिवन है 45, इन्वेस्टमेंट इनकम 6, और कोई चीज है बताया जनाब? एडजस्टमेंट में कोई और चीज एसपीएल का एलिमेंट हो जो नॉन कैश हो
तो फिर आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन कितनी अमाउंट है? 430। इंटरेस्ट पेड, ब्रॉड ऑन कितना है ट्रस्ट का? सॉरी, अभी तो वर्किंग कैपिटल है, तो इसके लिए थोड़ी सी वर्किंग देखनी पड़ेगी आपको। एक तो ट्रिक क्रॉस वाला मामला है, एक और मामला भी है इसके अंदर। इन्वेंट्री रिसीवेबल, ये जो अदर रिसीवेबल है इस पे 3 मिलियन वो डिस्पोजल वाला है, और ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है ये तो वैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन, अदर पेबल में इंटरेस्ट कितना है? ओपनिंग इंटरेस्ट कितना है? 17, और क्लोजिंग इंटरेस्ट ये माइनस करेंगे, ये कितना आ गया? 103, और ये कितना आ गया? 1। अब आज से डिफरेंस ले लेते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री का डिफरेंस बताएं। 180 से 205 इन्वेंट्री इंक्रीज कितना? 25। इंक्रीज है तो आउटफ्लो। अकाउंट रिसीवेबल 291 से 342। डेटर्स इंक्रीज 50। फिर आ गए अदर रिसीवेबल, ये आपके हुए हैं 20 से 11, 9 से डिक्रीज इनफ्लो। फिर हम चले गए जनाब, यहां पे आ जाओ, पेबल 103 से 132, अकाउंट पेबल इंक्रीज कितने से? खत्म होगी बात। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कितना? 398। पॉजिटिव नेगेटिव? इंटरेस्ट पेड, इसका ब्रॉडन कितना है? प्लस एसपीएल कितना है? 45 माइनस क्लोजिंग कितना? 50। 348 नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बात समझ लगी? अब हमने किस पे जाना है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के। पीपी का लेजर बना चुके हो, परचेज ऑफ पीपीई, सिर्फ कैश वाला लिखना है। हालांकि वो तो 240 वाला है वो भी इनू है, लेकिन उसके बदले कैश नहीं शेयर गए। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये सवाल के अंदर ही गिवन था। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खुद फाइंड किया था, ये वर्किंग के साथ आएगा, वर्किंग का नंबर देंगे, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सवाल के अंदर ही गिवन था। कैश फ्रॉम डिस्पोजल 8 टोटल था, जिसमें से 3 अभी नहीं मिला। क्या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है कुछ इसकी? चेक करो पे, ये आपके पास पड़ी है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये इसमें कुछ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो निकाल दो। ओपनिंग कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? 20, ये बच गया 28, और इसमें से भी माइनस कर दो 35, इसमें कितना रह गया? 25 रहा ना। तो 28 से 25 हो गया, 28 से 20 इंक्रीज है डिक्रीज है? कम हुई।
सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। वही 3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट 6 मिलियन की इनकम पे बेची है। 3 मिलियन की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर 6 मिलियन इनकम भी तो आ रही है। तो टोटल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से जो कैश फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है? आप ऐसा भी लिख सकते हो, 3 मिलियन अलग से लिख दो और 6 मिलियन अलग से लिख लो, क्योंकि ऊपर 6 मिलियन हमने रिवर्स कर दिया है। और कोई बात है इसकी? तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना? 555 आउटफ्लो होगा इसका। तो ओके की बात। अब चलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको एक दफा लेजर बनाना पड़ेगा। ये आपका ब्रॉड ऑन है, ये आपका कैरिड ऑन। अगर पेपर में इतना टाइम ना हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ब्रॉड ऑन 800 एक दफा लिख दें और एक दफा 150 भी लिख दें। कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, 800 150 प्लस करके लिख दो, या ऐसे ही लिख दो कैरी डाउन 1200 और 2। हमारा शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है 240 से, पता है 240 से किस नाम से? इसके अलावा अगर आपके पास कोई कैश इन या आउट होता है ना, वो कैश होगा, क्योंकि और तो शेयर कैपिटल डेबिट क्रेडिट, तो बताओ बराबर आ रहा है या कैश आ रहा है? कितना? तो ये मजीद हमने शेयर इशू करके अपने शेयर कैपिटल बढ़ाया, जितने से हमारा शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है 240 से हुआ है पीपी के नाम से, और मजीद जो 300 है वो किस नाम से आ जाएगा? कैश के नाम से। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल कितने से? इनफ्लो। लोन का लेजर बनाकर चेक कर लो कि लोन पे हुआ है या लोन रिसीव किया। सबसे पहला काम क्या करना है, ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। यहां पर देखिएगा, पहले इन दोनों को प्लस करके लिखा करें। 645 प्लस 60 कितना हो गया? 50। 367 प्लस 78 540 440। अब अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन तो है नहीं तो फिर डिफरेंस ले लो बस। 505 से 445 कम हो गया, लोन पेड कितने से? लोन पेड कितने से? 60। तो 240 आपका आ गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। नेट इंक्रीज आ रहा है डिक्रीज? इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ए प्लस बी प्लस कितना? 30। एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जाओ जरा अपने कैश को ढूंढो। कैश सिर्फ 6 नहीं है, ये ऊपर 20 भी इसी का ही है, क्योंकि वो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश है। तो टोटल ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना हो गया? फिर क्लोजिंग ये 24 भी और ये 35 भी 50। ये है हमारा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और चाहे पेपर में वर्किंग भी कर लेना। 26 ऐड कर दिया और हमारा आंसर आ गया क्लोजिंग कैश एंड कैश 59।
अच्छा, ये क्वेश्चन नेक्स्ट देखें। सगाड़ू लिमिटेड, ये भी हमने 32 किया है, 31 भी हो गया, अच्छा 30 रहता है। इसके अंदर कोई इतनी ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, इसके बस लेजर बनाने हैं हमने। ये डिस्कस मैं कर देता हूं ताकि घर में आसानी हो जी। दो ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ब्रॉड ऑन है ही नहीं, कैरिड ऑन है। तो इसी साल शुरू हुआ काम, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम पिछले साल है, इस साल इसका मतलब क्या है, मिल गया है। पिछले साल रिसीवेबल था बट अब एडवांस टू सप्लायर। आज अगर आपको याद होगा हम एडवांस फ्रॉम कस्टमर वाला सवाल किया था, ये डायरेक्ट मेथड तो नहीं है, दोनों से है, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इस तरह की बातें ना डायरेक्ट मेथड में होती है जब सप्लायर के दो ब्रॉडन और दो कैरिड ऑन आ जाए। पिछले सवाल के अंदर आपने देखा था कस्टमर के दो ब्रॉडन थे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर वाला भी था, तो बिल्कुल ये वही है, एडवांस टू सप्लायर, और एक हमारा ये ट्रेड पेएबल है। तो अब आपके सप्लायर के दो ब्रॉड ऑन होंगे, दो कैरिड ऑन होंगे, फिर एक्रूड एक्सपेंस, बाकी सारी बातें पुरानी है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, वो बस डिस्कस करनी है। एसएल डिक्लेयर अ फाइनल डिविडेंड 10% in 2020 which was paid in December 2020 में पे होगी, तो इसका मतलब है 2020 में ही रिकॉर्ड हो जाएगी। ये जानबूझ के उसने टाइम इस तरह का रखा हुआ है, और हमारा वैसे भी ईयर एंड कब है, 30 जून 21। 20 मिलियन शेयर वर इशूड इन May 21। जब आप शेयर कैपिटल का लेजर बनाओगे ना, जो डिफरेंस आएगा ना वो वही वैल्यू आ जाएगी। ये तो 20 मिलियन शेयर लिखे हुए हैं ना, वहां से आपको अमाउंट मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये थी। आपका साल पता है कौन सा है, 1720 से 30 जून 20। अब देखिए, इंश्योरेंस क्लेम वाज रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी डिस्ट्रॉयड इन अप्रैल 2020। कहता ऊपर जो इंश्योरेंस क्लेम नहीं पड़ा हुआ वो किस एसेट का है, जो पिछले साल डिस्ट्रॉय हुआ था। तो आपका डिस्पोजल किस साल हो रहा है, इस साल या पिछले साल, पिछले साल। तब इंश्योरेंस नहीं मिली थी, इंश्योरेंस इस साल मिल रही है। वो कैसे पता चला, ब्रॉडर में 31 नजर आ रहा है, कैपिटल में तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब है इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल चुका है इस साल। आगे बढ़े, द प्लांट कॉस्ट उसकी गिवन है 63 मिलियन, और बुक वैल्यू उसकी गिवन है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन का कुछ भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये तो पिछले साल का है। इस साल अगर इसकी कोई चीज आएगी तो वो जो कैश मिला है ना 31 मिलियन, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, और ये सवाल पहले हो चुका है। बेचा डिस्ट्रॉय हुआ था पिछले साल, तो इसका गेन या लॉस किस साल आना था, इस साल इसका गेन या लॉस इस एडजस्टमेंट में सिर्फ 31 मिलियन इनफ्लो शो होना है। आगे ये है डिस्पोजल आपका ड्यूरिंग द ईयर, एज पर डिस्पोज इक्विपमेंट हैविंग कॉस्ट एंड बुक वैल्यू रिस्पेक्टिवली। आगे लिखा हुआ है करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इंक्लूड एक्रूड इंटरेस्ट 5 मिलियन, और पिछले साल का ट्रेड पेएबल इंक्लूड 14 मिलियन पेएबल अगेंस्ट द सीविप, तो उसमें से माइनस कर देंगे। अब आ जाओ जरा, यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात है। यहां पर ये क्या बात लिखी हुई है,
लॉस बिफोर इंटरेस्ट, मतलब सवाल लॉस से शुरू हो रहा है तो कोई नई टेक्निक नहीं होगी, जो अमाउंट होगी ना उसको ब्रैकेट में लिख देना, एक चीज। दूसरी चीज, हम प्रॉफिट जो लेते हैं वो क्या बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं या सिर्फ बिफोर टैक्स लेते हैं? हम सिर्फ बिफोर टैक्स लेते हैं, बिफोर इंटरेस्ट। तो ये जो आपके पास 21 मिलियन पड़ा हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, अब मैं आपको बताता हूं ये यहां पर क्या टेक्निक है। जब आप रिटेन अर्निंग का लेजर बनाओगे ना, आपके पास वहां एक पैट या एक लॉस फाइंड होगा, वहां पर एक लॉस या पैट फाइंड होगा। तो प्रॉफिट होगा तो इधर आ जाएगा, लॉस होगा तो वो लॉस और ये लॉस क्या सेम हो गए या डिफरेंट हो गए? डिफरेंट हो गए। और वो डिफरेंस होगा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का, क्योंकि ये वाली अमाउंट कौन सी है? लॉस बिफोर इंटरेस्ट। जब इसमें से मजीद इंटरेस्ट माइनस होगा तो लॉस और ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि ये लॉस पड़ा हुआ है ना, इसमें से अभी इंटरेस्ट माइनस, तो यहां पर जो लॉस आएगा क्या उसमें से इंटरेस्ट माइनस हो चुका होगा या नहीं? क्योंकि यहां पर तो टैक्स के भी बाद वाली अमाउंट्स आती हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा इंटरेस्ट फॉर द ईयर। तो आपका इंटरेस्ट फॉर द ईयर इस तरह से फाइंड होगा इस सवाल के अंदर। देन यहां पे एक रिटेन अर्निंग से पहले लॉस फाइंड करोगे, उस लॉस को इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। बाकी सवाल ये सिंपल है। आपने अब एक बात जो हम क्लास में सवाल करते हैं ना, दोबारा बगैर सोल्यूशन के लाजमी किया करो, ग्रिप अच्छी होती है। नए सवाल भी करो लेकिन पुराने सवालों को पहले इंपोर्टेंस दो। तो कल का फिर होमवर्क क्या है? 29 दोबारा कर लिया था? नहीं, अगर नहीं किया तो फिर दोबारा, अगर कर लिया तो फिर ओके। 33 बस ये 2 सवाल आपने करने हैं और 30 भी पढ़ के आना। और पहले जो सवाल अब हमने किए हैं इनको एक दफा दोबारा भी लाजमी करना ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। और अगर आप चाहते हो कि एक दफा की एडजस्टमेंट आपसे कवर हो जाए तो बेसिक एग्जांपल 12 से 16 तक आपने एक एक एडजस्टमेंट उसने बताई हुई है, वो लाजमी करके करना। मैंने मॉक के अंदर भी वो डिस्कस करनी है और वो आपने खुद से भी आइडेंटिफाई कर लेना।